गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम टेपिटम के प्रकार की बातें कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था टेपिटम दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक अमीबोइड टेपिटम और दूसरा ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। ठीक है, तो अमीबोइड टेपिटम हमने पढ़ लिया था। आज हम ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम की बात करेंगे। ठीक है, टेपिटम का दूसरा प्रकार, एक तो अमीबोइड, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रंथिल। आज हम ग्रंथिल टेपिटम की बात करेंगे। ग्रंथिल या इसको स्रावी टेपिटम भी कहते हैं। स्रावी टेपिटम, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि जो अमीबोइड टेपिटम है, इस अमीबोइड टेपिटम की कोशिकाएं मध्य परतों से भोजन को अवशोषित करती हैं। ठीक है, फिर उनका खाद्य कणिकाओं के रूप में संग्रह करती हैं, जिनको हम प्रोटोप्लास्ट काय कहते हैं। और इन प्रोटोप्लास्ट काय को जब टेपिटम की कोशिका भित्ति का अपघटन हो जाता है तो इनको लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त कर दिया जाता है। अब ग्रंथिल या जो स्रावी टेपिटम है, ये क्या करता है, मध्य परतों से भोजन को अवशोषित करता है, उसका संग्रह नहीं करता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, जो अमीबोइड टेपिटम है ये भोजन का संग्रह भी करता है, अवशोषण करने के बाद उसका संग्रह करता है। और जो ग्रंथिल टेपिटम होता है ये अवशोषित भोजन का संग्रह नहीं करता है और अवशोषित भोजन को सीधे ही क्या करता है, ये लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्रावित कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्रावी टेपिटम भी कहते हैं। कल हमने देखा था अमीबोइड टेपिटम है, ये आद्य आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है, ये विकसित नहीं है, कम विकसित टेपिटम है। और जो ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम है ये विकसित टेपिटम है। कैसा है, विकसित टेपिटम, ठीक है। और अधिकांशतया आवर्तबीजी पादपों में कौन सा टेपिटम पाया जाता है, ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। तो ये क्या करता है, ये मध्य परतों से भोजन को अवशोषित करता है, भोजन को अवशोषित करता है, ठीक है। और इस अवशोषित भोजन को क्या करता है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्रावित कर देता है, ठीक है। ये अंतर है दोनों टेपिटम में, ये भोजन का संग्रह करेगा, ये संग्रह नहीं करेगा बल्कि उसको सीधे ही क्या करता है, लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्रावित कर देता है, ठीक है। तो ये विकसित प्रकार का टेपिटम है, ठीक है। और जो अधिकांश पादप हैं आवर्तबीजी, उनमें कौन सा टेपिटम पाया जाता है, ग्रंथिल या स्रावी, ठीक है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, सभी पुष्पीय पादप या पौधे, सभी पुष्पीय पौधों में कौन सा टेपिटम पाया जाता है, ग्रंथिल या स्रावी, ठीक है। अब देखो ये जो टेपिटम है, इस ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम में, ग्रंथिल टेपिटम की सेल्स में, ग्रंथिल टेपिटम की कोशिकाओं में क्या मिलता है, वसीय प्रकृति की, वसीय प्रकृति की
गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं और इन गोलाकार संरचनाओं को क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस्चकाय। प्रोयूबिस्चकाय, ठीक है। तो ग्रंथिल टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको प्रोयूबिस्चकाय कहते हैं, ठीक है। इस प्रोयूबिस्चकाय के चारों ओर, प्रोयूबिस्चकाय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण बन जाता है, ठीक है। जब प्रोयूबिस्चकाय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण बन जाता है तो इस संरचना को यूबिस्चकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? यूबिस्चकाय, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को प्रोयूबिस्चकाय कहते हैं। जब इस प्रोयूबिस्चकाय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण बन जाता है तो फिर इस संरचना को यूबिस्चकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? यूबिस्चकाय, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये टेपिटम नष्ट होता है, जैसे ही ये टेपिटम क्या होता है? नष्ट होता है, ठीक है। तो नष्ट होने पर, ग्रंथिल टेपिटम के नष्ट होने पर जो यूबिस्चकाय है, ये यूबिस्चकाय लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त होकर लघु बीजाणु के लघु बीजाणु या जिसको हम बोलते हैं परागकण, लघु बीजाणु या परागकण के चारों ओर बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। परागकण के चारों ओर किसका निर्माण करेंगे? बाह्य चोल का निर्माण, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूबिस्चकाय तक बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, जैसे ही इस ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो इन कोशिकाओं से ये यूबिस्चकाय निकल करके कहां चला जाता है? लघु बीजाणुधानी की गुहा में। और लघु बीजाणुधानी की गुहा में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु या परागकण। तो ये यूबिस्चकाय क्या करता है? इस लघु बीजाणुधानी की गुहा में जो लघु बीजाणु या परागकण पाए जाते हैं उनके चारों ओर बाह्य चोल का निर्माण करता है। तो परागकण या लघु बीजाणु का बाह्य चोल किसका बना होता है? यूबिस्चकाय का। और इस यूबिस्चकाय का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। यानी जो परागकण या लघु बीजाणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, हजारों वर्षों तक ये सुरक्षित रहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है यूबिस्चकाय या स्पोरोपोलेनिन। इस आवरण के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथिल टेपिटम की बात हो गई है, ठीक है। तो ग्रंथिल टेपिटम में हमने क्या देखा? ये विकसित प्रकार का टेपिटम होता है, मध्य परतों से भोजन को
अवशोषित करता है और अवशोषित भोजन को सीधे ही क्या करता है, ये लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्रावित कर देता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो ग्रंथिल टेपिटम की कोशिकाएं हैं उनके अंदर वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको प्रोयूबिस्टकाय कहते हैं। जब इस प्रोयूबिस्टकाय के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण बन जाता है तो इस संरचना को यूबिस्टकाय कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये ग्रंथिल टेपिटम नष्ट होता है तो नष्ट होते ही जो यूबिस्टकाय है ये लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त होकर परागकणों के या लघु बीजाणु के चारों ओर बाह्य झोल का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये हो गया ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। तो टेपिटम के दो प्रकार देखे हमने, अमीबॉइड और ग्रंथिल। अमीबॉइड आद्य प्रकार का टेपिटम है और ग्रंथिल विकसित प्रकार का टेपिटम है। ठीक है। अमीबॉइड टेपिटम भोजन का संग्रह करता है जबकि ग्रंथिल टेपिटम भोजन का संग्रह नहीं करता है। ये डायरेक्ट ही क्या करता है, भोजन को लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्रावित करता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो हम बात करेंगे टेपिटम के कार्य की। इस टेपिटम के कार्य क्या है? ठीक है। तो दो तीन इसके मुख्य कार्य हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहला कार्य तो क्या हो गया, भोजन का स्थानांतरण। भोजन का स्थानांतरण भाई मध्य परतु से भोजन अवशोषित करते हैं और उसको लघु बीजाणु तक पहुंचाते हैं। मतलब क्या करता है टेपिटम, भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है। दूसरा कार्य अभी हमने देखा स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। स्पोरोपोलेनिन का निर्माण ये एक रासायनिक पदार्थ होता है और इस स्पोरोपोलेनिन का स्राव या निर्माण कौन करता है, टेपिटम। ठीक है। तीसरा कार्य है पोलन कीट का निर्माण। पोलन कीट का निर्माण। अब ये पोलन कीट क्या होती है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। जब परागण के बारे में पढ़ेंगे उस समय इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो यही ध्यान रखना, पोलन कीट का निर्माण कौन करता है, टेपिटम। और एक कार्य याद रखना, भोजन का संग्रह। भोजन का संग्रह है। तो अभी हमने देखा ग्रंथिल टेपिटम भोजन का संग्रह नहीं करता लेकिन अमीबॉइड टेपिटम क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। तो ये हो गए टेपिटम के कार्य। ठीक है। अब देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परागकोश। और परागकोश में क्या पाई जाती है, चार लघु बीजाणुधानियां। ठीक है। एक द्विपालित परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। ठीक है। तो देखो हमने देखा था कि जो आर्कीस्पोरियल कोशिका है, आर्कीस्पोरियल कोशिका, इस आर्कीस्पोरियल कोशिका में जब विभाजन होता है तो इससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक तो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका और एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका हमने पढ़ी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है। तो देखो ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है ये क्या करती है, सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है।
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, तो ध्यान रखना, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से। फिर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये लघु बीजाणु या जिसको हम बोलते हैं परागकण का निर्माण करती है। ठीक है, तो लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण किससे होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं किससे बढ़ती हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो ये लघु बीजाणु धानी में स्थित होती हैं। कहां मिलेगी ये? लघु बीजाणु धानी में। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के अंदर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो लघु बीजाणु की निर्माण की प्रक्रिया है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। तो देखो, अब हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन की। लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले लघु बीजाणु धानी। ठीक है, परागकोश में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु धानी में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। कैसी होती है ये? 2n यानी द्विगुणित होती है। ठीक है, अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। ठीक है, तो जैसे ही इनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का। किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और ये लघु बीजाणु कैसे होंगे? अगुणित। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, तो देखो, मियोसिस हमेशा युग्मक निर्माण के समय होता है, तो हम युग्मक निर्माण की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब युग्मकों का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखना, अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्विगुणित से कैसे बनेंगे? अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे एक क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जब इस एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होता है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। ठीक है, और ये चारों हैं
एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो कैसी है, द्विगुणित। उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या बन रहे हैं, लघु बीजाणु। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, और जो चारों लघु बीजाणु बनते हैं वो एक चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो चार लघु बीजाणु हैं चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो चतुष्क है, चतुष्क 5 प्रकार का होता है। ठीक है, चतुष्क सामान्यतः है कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का। ठीक है, एक एक हम देखेंगे 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, चतुष्क की या टेट्राड। यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, चतुष्क। तो ये जो चतुष्क अवस्था है ये सामान्यतः है कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की। सामान्यतः है 5 प्रकार। अब देखो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला होता है चतुष्फलकीय। पहला प्रकार कौन सा है, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो देखो इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जो चतुष्फलकीय अवस्था होती है, इस चतुष्फलकीय अवस्था में देखो अपने को कितने लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, 3। कितने लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, 3। एक लघु बीजाणु है वो इसके पीछे स्थित होता है, इसलिए सामने से देखने पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो देखो देखने में तो इसमें कितने लघु बीजाणु दिख रहे हैं, 3, लेकिन वास्तव में होते कितने हैं, 4। एक लघु बीजाणु होता है वो इनके पीछे स्थित होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। क्लियर बात, तो ध्यान रखना, ऐसा मत समझना भाई इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं और यहां इसको हम बोल रहे हैं चतुष्फलकीय है। नहीं, चतुष्फलकीय है और इसमें होते कितने हैं लघु बीजाणु, 4। एक पीछे स्थित है जो हमको दिखाई नहीं देता। क्लियर बात। अब इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे हैं ये किसमें मिलेगा, अधिकांश डाइकोट। डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पादपों में। तो अधिकांश डाइकोट में चतुष्क कैसा होता है, चतुष्फलकीय है। चतुष्क का कौन सा प्रकार पाया जाता है, चतुष्फलकीय। ठीक है, इसके बाद दूसरा समद्विपार्श्विक। दूसरा प्रकार कौन सा है, समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक, इसको भी देखो डायग्राम से देखते हैं। जो समद्विपार्श्विक चतुष्क है इसमें चारों लघु बीजाणु अपने को एक ही तल से देखने पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, समद्विपार्श्विक चतुष्क का मतलब क्या है कि इसके चारों लघु बीजाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर बात। चतुष्फलकीय में चारों दिखाई नहीं देते, 3 दिखते हैं, एक पीछे स्थित होता है। समद्विपार्श्विक में चारों लघु बीजाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है, तो एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना, एक बीजपत्री पादपों में।
एक बीजपत्री, जिसको बोलते हैं मोनोकोट, प्लांट्स या पादपों। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है कि एक बीजपत्री पादपों में किस प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं, समद्विपार्श्वी। ठीक है, और अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में किस प्रकार की टेट्राड या चतुष्क पाए जाते हैं, चतुष्फलकीय। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा प्रकार, तीसरा है क्रोसित। चतुष्क का तीसरा प्रकार कौन सा है, क्रोसित। इसको भी देखो डायग्राम से देखते हैं। अब देखो, जो क्रोसित लघु बीजाणु होता है, इसमें दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, दो ऊपर के और दो नीचे के, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोण पर, और नीचे वाले दोनों एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो नीचे का युग्म होता है, नीचे के युग्म में केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है, और एक इनके पीछे स्थित होता है जो सामने से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ऊपर के युग्म के दोनों लघु बीजाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, क्रोसित। और क्रोसित लघु बीजाणु किसमें मिलेगा आपको, तो एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना आप, मैग्नोलिया पादप में पाया जाता है। किसमें मिलेगा, मैग्नोलिया पादप में। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, क्रोसित लघु बीजाणु। ठीक है, अब इसके बाद देखो चौथा प्रकार, चौथा प्रकार है टी आकार या टी शेप। ठीक है, इसको भी देखो डायग्राम से देखते हैं। ये है टी शेप। ठीक है, तो टी शेप चतुष्क में क्या होता है कि दो लघु बीजाणु हैं, वो तो अनुप्रस्थ रूप में पाए जाते हैं, और दो लघु बीजाणु हैं वो लंबवत रूप में पाए जाते हैं। यानी इसमें भी चारों लघु बीजाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन दो अनुप्रस्थ होते हैं और दो लंबवत होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के चतुष्क किसमें मिलेंगे आपको, तो उदाहरण याद रखना, एरिस्टोलोकिया पादप में। किसमें मिलेंगे, एरिस्टोलोकिया पादप में। तो टी शेप या टी आकार के चतुष्क किसमें पाए जाते हैं, एरिस्टोलोकिया। ठीक है, और इसके बाद पांचवा प्रकार, चतुष्क का पांचवा प्रकार कौन सा है, रेखिक। पांचवा प्रकार कौन सा है, रेखिक। ठीक है, देखो इसको भी डायग्राम से देखते हैं। रेखिक में क्या होता है कि जो चारों लघु बीजाणु हैं वो एक रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखना, चारों लघु बीजाणु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और ये किसमें मिलेगा, हेलोफिला पादप में। किसमें मिलेगा, हेलोफिला पादप में। ठीक है, तो आज हमने चतुष्क के प्रकार देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।